धनपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, वीरू और रामू। वीरू मेहनती था। अपनी गाय भैंसों की देखभाल, दूध निकालना और गांव में घूम घूम कर बेचना सब उसी की दिनचर्या थी। लेकिन दूसरी तरफ रामू था पूरा का पूरा आलसी। दिन भर बस लेटे रहना, सोना और बहाने बनाना, यही उसकी आदत थी। एक दिन गुस्से में वीरू रामू को बुलाकर कहता है, रामू क्या किस्मत पाई है तूने, दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है क्या? रामू बोला, ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, बस मन नहीं करता। वीरू फिर बोला, मैं तुझे दोस्त समझकर बोल रहा हूँ, अभी से कुछ काम शुरू कर दे, वरना जिंदगी में क्या करेगा? रामू बोला, कितने काम हैं, जरा बताना। वीरू बोला, देख, गाय भैंस की देखभाल है, दूध निकालना है, बेचना है, काम की कमी नहीं है। रामू फिर भी बोला, मैं तो शेर पालना चाहता हूँ, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही। वीरू हताश होकर बोला, तेरे से बात करने का कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ। उस दिन के बाद से दोनों की बातचीत बंद हो गई। वीरू रोज अपनी भैंसों का ध्यान रखता, गांव-गांव दूध बेचता, और दूसरी तरफ रामू दिन भर बस आराम करता रहता। एक दिन रामू देखता है कि वीरू बाइक पर दूध बेचने जा रहा है। वो सोच में पड़ जाता है, अरे इसके पास तो बाइक भी आ गई। शाम को रास्ते में रामू वीरू को रोक लेता है। ओए, नई बाइक कहाँ से ले? वीरू बोला, मेहनत से पैसे जमा किए फिर खरीदी, चल अब मुझे देर हो रही है। रामू बोला, अच्छा, पुराने दोस्त को भूल गया तू? वीरू बोला, भूल नहीं रहा, बस सलाह दे रहा हूँ, तू भी कुछ काम कर ले, मैं खाली बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वीरू की बाइक देख रामू के मन में लालच जागता है। वो पूरे दिन सोचता रहता है कि जल्दी पैसा कैसे कमाए। घर आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे बाइक खरीदनी है। भोला काका बोले, अरे बेटा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ, अगर बाइक चाहिए तो काम करना शुरू कर। नाराज होकर चला जाता है। पर रात भर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे भी कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह वो कचौड़ी की दुकान लगा देता है। गरम गरम कचौड़ी 5 रुपए में। लोग आते हैं, चखते हैं। अरे वाह, बड़ी स्वादिष्ट है, और दे दो। धीरे धीरे उसकी कचौड़ी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। पैसा बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है। रामू सोचता है, अगर पैसे ऐसे ही आते रहे तो मैं गाड़ी भी खरीद लूंगा, लेकिन गाड़ी तो महंगी है। हाँ, दाम दुगना कर देता हूँ, और वो कचौड़ी की कीमत 2 गुनी कर देता है। अब वह लोगों को तरह तरह से ठगना शुरू कर देता है। कम कचौड़ी देना, दाम ज्यादा वसूलना। ये बात गांव के जमींदार कैलाश साहू के कानों तक पहुंचती है। वो जांच के लिए अपने दोनों आदमी भेजते हैं। लाठर 150 रुपए देकर 30 कचौड़ी खरीदकर जमींदार के पास लाते हैं। जमींदार कचौड़ी गिनते हैं, 26, 27, 28। अरे 2 कचौड़ी कम, ये तो लोगों को ठग रहा है। उसी समय एक भिखारी बाबा रामू से कचौड़ी मांगता है। जमींदार पेड़ के पीछे से पूरी घटना देखते हैं। रामू बोलता है, 2 कचौड़ी खानी है, 10 रुपए लगेंगे, और सुगंध लेने का 2 रुपए अलग। बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। वाह रामू, सुगंध के भी पैसे, चल दुकान समेट। जमींदार के आदमी दुकान उठाने लगते हैं। मेरी से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कीजिए। उसी समय वीरू बाइक से वहां आता है। मेरी से बह, अरे यहाँ क्या हो रहा है? जमींदार बोले, ठीक है, वीरू के कहने पर छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार दया नहीं करूंगा। रामू रोते हुए बोला, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद रामू फिर से पुराने दाम पर कचौड़ी बेचने लगता है। लोगों का विश्वास लौट आता है और उसके दुकान पर भी भीड़ लगने लगती है। एक दिन की बात है, धनिया खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक जमुना दास आ पहुंचा। अरे ओ धनिया, यहाँ काम पर रखा है तुझे या आराम करने के लिए? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे जमुना दास जी, आप? बस अभी अभी तो आकर लेटा हूँ,
थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकता क्या? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे पड़ा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं और तू ऐसे पड़ा है जैसे खेत का मालिक खुद तू ही हो। जमुना दास साहब, चिंता मत कीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने। जमुना दास का सब्र टूट चुका था। जमुना दास, धनिया, मैं तो तुझे उसी दिन निकाल देता जिस दिन रखा था, लेकिन तेरी पत्नी गौरी के आंसू देखकर रुक गया। मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मजदूरी का पैसा देता हूं, आराम कर नहीं। चल हट मेरी आंखों के सामने से। जमुना दास का गुस्सा देखकर धनिया डर गया और चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गौरी भड़क उठी। इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? काम तो शाम को खत्म होता है ना। धनिया हंसते हुए, अरे तुम की बातों पर ध्यान मत दो। पत्नियां शिकायत करती हैं कि पति समय नहीं देते, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गौरी गुस्से से चाकू उठाते हुए बोली, बस करो धनिया, अगर आज महीने भर का राशन लेकर नहीं आए तो घर मत लौटना। पत्नी की बातें सुनकर धनिया सहम गया और बड़बड़ाते हुए बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार जाते जाते उसे बहुत थकान हुई। तभी वहाँ महंत बाबा आ पहुँचे। महंत बाबा ने तेज आवाज में कहा, उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों पड़ा है? धनिया बेफिक्र अंदाज में, अरे बाबा, आपको मेरी नींद से क्या परेशानी है? अच्छा खासा सपनों की दुनिया में खोया था। धनिया चौंक गया। धनिया, अरे वाह, आप तो सच में पहुंचे हुए बाबा निकले। पर मन की बातें बताने से क्या होगा? मदद करोगे क्या? महंत बाबा मुस्कुराए और हाथ घुमाकर एक मुर्गी प्रकट कर दी। महंत बाबा, इसे अपने घर ले जा। ये रोज एक सोने का अंडा देगी। बेचकर धीरे धीरे अमीर बन जाएगा। धनिया नाराज होकर, मगर इसमें तो वक्त लगेगा। मुझे तो अभी राशन चाहिए। मुझे ऐसी मुर्गी चाहिए जो एक बार में ढेर सारे सोने के अंडे दे। नरेटर, धनिया की मूर्खता देखकर बाबा ने मुर्गी गायब कर दी और इस बार एक जादुई कुल्हाड़ी दी, लेकिन आलसी धनिया ने उसे भी ठुकरा दिया। आखिरकार बाबा गुस्से में चले गए और जाते जाते सिर्फ 50 रुपए उसकी ओर फेंक दिए। 50 रुपए पाकर धनिया बाजार घूम रहा था कि उसे मुरारी की नई समोसे की दुकान दिखी। समोसे की खुशबू इतनी लुभावनी की कि उसने सारे पैसे समोसे में दे डाले, लेकिन फिर भी उसने चालाकी दिखाते हुए रामू नाम के नौकर और राशन वाली दुकानदार को बेवकूफ बनाया और महीने भर का राशन ले आया। गौरी हैरान रह गई। गौरी ने पुलिस से हाथ जोड़कर माफी मांगी और राशन वापस कर दिया। थानेदार ने गौरी की हालत देखकर धनिया को छोड़ तो दिया, लेकिन उसे चेतावनी भी दी। सामने वही महंत बाबा खड़े थे। क्या फिर भीख मांगने लगा? ये पैसे मैंने रखे हैं मूर्ख। इनसे महीने भर का राशन ले आ और बचे हुए से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर। मेहनत से पीछे मत हटना। भाई अर्जुन, तू फिर गया था बाग में? पागल है क्या? हाँ भाई, लेकिन यकीन मान, फिर से वही डरावनी आवाज आई। कोई था वहां, गांव वाले डरे हुए थे, पर अर्जुन नहीं। दीदी चलो ना बाग में, बहुत दिन हो गए, लेकिन बाऊजी मना करते हैं। वो तो कल शहर जा रहे हैं, चलो ना चुपके से। गांव वाले डरे हुए थे, पर अर्जुन नहीं। अगले दिन वो गुफा का सच जानने निकल पड़ा। सुबह होते ही गांव में मातम फैल गया। अर्जुन की लाश उसके घर के बाहर मिली। अब डर और गहरा हो गया। मेरा बच्चा सच जानना चाहता था और वो उसकी जान ले गया। अरे बिटिया, उधर मत जाओ, गुफा बहुत डरावनी है। हम बस फूलों तक ही जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और कन्या देखते हैं कि दो चोर गुफा के पास बात कर रहे हैं। मुझे लगता है गुफा में खजाना है। सरपंच सबको डराता है। चल आज देखते हैं अंदर क्या है। वहाँ विरक्त की आत्मा है। चोर डरकर भाग जाते हैं। तन्वी और कन्या सामने आती हैं। तन्वी, आप कौन है? मैं ही इस बाग की रखवाली करती हूँ। जल्दी भाग जाओ, वरना विरक्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कन्या, मैं अब आगे नहीं जाऊंगी दीदी। ठीक है, तू यहीं रह, मैं सच का पता लगाऊंगी। गुफा के भीतर। डरो मत लड़की, मैं विरक्त की छाया हूँ।
तुम चाहो तो उसे आजाद कर सकती हो। कैसे? गुफा के तहखाने में जाकर उससे मिलो। गुफा के गहरे हिस्से में एक लालची औरत ने मुझे फंसाया। वो जादुई फल लेकर आई और मुझे हमेशा के लिए कैद करवा दिया। मैं आपको आजाद करूंगी। तन्वी चुपके से नागमती की झोपड़ी में जाती है और चमकदार फल उठा लेती है। वो मेरा जादुई फल है, मुझे वापस दो। तन्वी भागते हुए, नहीं, मैं विरक्त को आजाद करूंगी। गुफा में फल गिरते ही वो एक तोते में बदल जाता है। नागमती आग में जलती है। छाया की आवाज, अब तुम्हें ये तोता मार्ग दिखाएगा। तोता, दो रास्ते हैं, एक गुलाब के फूल वाला, एक अंधेरा तहखाना। मैं अंधेरे वाला चुनती हूँ। चाबी हवा में उड़ रही है, लाल रंग की चुनती है। छाया, तुमने सही चुना।